नमस्कार दोस्तों, सनराइज सीएससी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में होने वाले जो फॉर्म जमा होते हैं नवंबर माह में उसके बारे में। तो नवंबर माह उन कैंडिडेट्स के लिए बहुत जरूरी हो जाता है जो एम्प्लॉयमेंट ऑफिस से भत्ता लेते हैं, जिसको हम बेरोजगारी भत्ता बोलते हैं। नवंबर माह में बेरोजगारी भत्ता को रिन्यू करने की फाइल जमा होती है। ये बहुत सारे कैंडिडेट्स को पता होगा, लेकिन अभी आप पिछले 2-4 दिन से यदि किसी भी सीएससी पर विजिट कर रहे होंगे तो आपको देखने को मिला होगा कि वहां से बताया जाता होगा या तो साइट नहीं चल रही है, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स को मालूम नहीं है कि इसकी साइट को अपडेट कर दिया गया है। बेरोजगारी भत्ता की जो रिन्यू करने की फाइल थी वो नवंबर माह में अभी भी अप्लाई हो रहा है और उसमें बहुत सारे अपडेट आ चुके हैं, नई साइट लॉन्च कर दी है और उसमें जो अपडेट आए हैं उनकी चर्चा आज के इस वीडियो में करेंगे। उससे पहले मैं एक चर्चा उसके लिए कर लेता हूं, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट कंफ्यूज होते हैं इस बात को लेकर के नवंबर महीने में किस कैंडिडेट को फाइल जमा करवानी होती है एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में। तो उसके बारे में मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले जिन कैंडिडेट्स ने एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में फॉर्म जमा करवाया हुआ है और उनको भत्ता रेगुलर मिल रहा है। अब भत्ता हरियाणा में 2 तरीके से मिलता है। एक तो वो कैंडिडेट जिन्होंने सक्षम के लिए आवेदन किया हुआ है, सक्षम युवा की योजना चली आ रही है, उसके बारे में आप बखूबी जानते होंगे। यदि उसके बारे में आपको पता करना है किस प्रकार रजिस्ट्रेशन करना है, उसके लिए हमने अलग से सेपरेट वीडियो बना रखा है, उसको आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो कैंडिडेट सक्षम के थ्रू पैसा ले रहे हैं, जिनका सक्षम में रजिस्ट्रेशन हो चुका है और उनका भत्ता अपलोड सक्षम योजना के थ्रू हो रहा है, उन कैंडिडेट्स को नवंबर माह में फाइल जमा कराने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन उनके लिए जो जरूरी चीज है वो ये है कि वो एक बार सक्षम के फॉर्म को अवश्य खोलकर देखें कि जब सक्षम का फॉर्म अप्लाई हुआ था उस टाइम पे उनका एक एम्प्लॉयमेंट का आईडी कार्ड अपलोड होता था। तो उस आईडी कार्ड में रिन्यू डेट होती थी। एक बार जब आप आईडी कार्ड का रजिस्ट्रेशन करते हैं तो 3 साल बाद अपडेट करना होता है, हर 3 साल में वो रिन्यू होता है। तो लगभग कैंडिडेट्स नवंबर माह में ही अप्लाई करते हैं। तो ज्यादातर पॉसिबिलिटी बनती है कि हो सकता है आपने भी जब सक्षम का फॉर्म लगाया उस टाइम पे आपने नवंबर माह में ही लगाया हो। तो सक्षम का जो कैंडिडेट भत्ता ले रहा है वो अपने सक्षम के फॉर्म को ओपन करें और उसमें देखें कि जो आपका आईडी कार्ड अपलोड हुआ था उसकी रिन्यू डेट क्या थी, या फिर वो एचआरएक्स के पोर्टल पर भी रिन्यू कर सकता है। तो उन कैंडिडेट्स को केवल रिन्यू करने की आवश्यकता है। जिन कैंडिडेट्स का रिन्यू अभी नहीं आया हुआ है उनको किसी प्रकार की कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन ये हमेशा याद रखें, यदि सक्षम के फॉर्म में आप एम्प्लॉयमेंट वाले फॉर्म को टाइम से रिन्यू नहीं करेंगे तो आपका भत्ता बंद हो जाएगा। ये सूचना थी सक्षम वाले कैंडिडेट्स के लिए। अब बात रही वो कैंडिडेट जिन्होंने सक्षम का या तो आवेदन नहीं किया, या वो कैंडिडेट जिन्होंने सक्षम का आवेदन किया था लेकिन उनका रिजेक्ट हो गया, लेकिन उन्होंने एम्प्लॉयमेंट का जो एचआरएक्स में बेरोजगारी भत्ता का जो फॉर्म होता है वो भर रखा है। अब मैं एक डाउट और थोड़ा सा यहाँ पे खत्म कर देना चाहता हूँ। एचआरएक्स और सक्षम में क्या अंतर है? एचआरएक्स का मतलब होता है बेरोजगारी भत्ता में रजिस्ट्रेशन। इसको जब हम एम्प्लॉयमेंट ऑफिस का रजिस्ट्रेशन बोलते हैं उसकी साइट का नाम है HREX, ठीक है। तो जब भी आप सक्षम का फॉर्म भरे चाहे बेरोजगारी भत्ता का फॉर्म भरे, HREX पे रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी होता है। सबसे पहले आपका बेरोजगारी भत्ते के लिए रजिस्ट्रेशन होता है, फिर उसके पश्चात उसका आईडी कार्ड जनरेट होता है और उस आईडी कार्ड के ब्याह पे आप सक्षम युवा का फॉर्म लगाते हैं। तो यदि आपने सक्षम युवा का फॉर्म नहीं लगाया है और बेरोजगारी भत्ता में आपने रजिस्ट्रेशन कर रखा है और आपको 3 साल पूरे हो चुके हैं, तो आपको वो फॉर्म रिन्यू कराना होता है। जिन कैंडिडेट्स के 3 साल पूरे हो गए थे, चाहे वो इस साल में जनवरी में हुए हो, फरवरी, मार्च, अप्रैल किसी भी मंथ में हुए हो, लेकिन उनकी फाइल नवंबर माह में जमा होती है एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में और दिसंबर से उनका भत्ता शुरू होता है। तो जितने भी कैंडिडेट जिन्होंने बेरोजगारी भत्ता के लिए आवेदन करवाया हुआ है, 3 साल उनके पूरे हो चुके हैं, वो कैंडिडेट अपनी फाइल जमा करवा सकते हैं। बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे भी हैं जिनको 3 साल से ज्यादा भी टाइम हो गया है, 4 साल या 5 साल, कितना भी टाइम हुआ हो, लेकिन 3 साल से ज्यादा समय आपका होना चाहिए। वो कैंडिडेट्स नवंबर माह में बेरोजगारी भत्ता की फाइल के लिए ऑनलाइन करेंगे और अपने डॉक्यूमेंट सारे एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में जमा कराएंगे, जिससे उसकी फाइल चेक होगी और उसके पश्चात दिसंबर माह से उनका भत्ता शुरू हो जाएगा। लेकिन इस बात में बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो, जिन कैंडिडेट ने सक्षम का रजिस्ट्रेशन करवा रखा है और सक्षम से उनके पैसे आ रहे हैं, उनको इस प्रोसेस का करने का कोई भी जरूरत नहीं है। वो कैंडिडेट इस प्रोसेस को नहीं करेंगे। तो आगे की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा किस प्रकार आपको नई वाली साइट पे रजिस्ट्रेशन करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट की आवश्यकता रहेगी और क्या क्या आपको
आपको वहां पे अपलोड करना है। इसमें एक सूचना और छूट गई थी, जो कैंडिडेट लगातार बेरोजगारी भत्ता से ही पैसे ले रहे हैं, सक्षम में जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं है, उनको ये फॉर्म हर साल रिन्यू कराना होता है। उनके लिए 3 साल की कोई मैंडेटरी ऑप्शन नहीं है। जिसने एक बार 3 साल कंप्लीट हो गया, तो पिछले साल या उससे पिछले साल फाइल जमा करी थी, उनका भत्ता आ रहा है, दिसंबर माह से उनका भत्ता शुरू हो गया था, उन कैंडिडेट्स को हर साल अपना फॉर्म रिन्यू कराना होता है। तो वो कैंडिडेट भी इस साल अपना फॉर्म रिन्यू जरूर करवाएं और अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाएं बेरोजगारी भत्ता की कार्यालय में, वरना आपका जो बेरोजगारी भत्ता मिलता था वो बंद हो जाएगा। यानी कि जो सक्षम का ले रहे हैं उसको छोड़कर जितने भी कैंडिडेट हैं उनको अपना फाइल जमा करानी जरूरी है। उसके अलावा जो कैंडिडेट जिन्होंने आज तक रजिस्ट्रेशन किया ही नहीं है, वो कैंडिडेट भी इसके लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। हालांकि उनका भत्ता 3 साल बाद शुरू होगा, लेकिन जब आप प्रोसेस शुरू करेंगे तभी तो आपकी 3 साल पूरी होंगी। इसलिए जो कैंडिडेट छूटे हुए हैं, जिन्होंने आज तक रजिस्ट्रेशन ही नहीं किया है, वो कैंडिडेट अपने जल्द से जल्द बेरोजगारी भत्ता पर साइट पर अपलोड करवाएं डॉक्यूमेंट को, और इसका जो फॉर्म है उसकी हार्ड कॉपी फॉर्म के साथ एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में जमा करवाएं। अब देरी ना लगाते हुए मैं चलता हूं लैपटॉप स्क्रीन की तरफ, जहां मैं आपको समझाऊंगा किस प्रकार आपको किस साइट पर इसके लिए आवेदन करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट की आवश्यकता रहेगी और फॉर्म भरते समय किन बातों की आपको सावधानियां रखनी है। देखिए, सबसे पहले हमें गूगल पे डालना होगा HREX। वेबसाइट का नाम है hrex.gov.in। जैसे आप साइट पे डालेंगे, डालते ही कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा, जिसमें सबसे पहले अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस स्कीम यहाँ पे दिखाया हुआ है। एप्लीकेशंस आर बीइंग इनवाइटेड फ्रॉम द एलिजिबल रजिस्टर्ड यूथ ऑन डिपार्टमेंट पोर्टल। यहाँ पे लिंक दिया हुआ है। लास्ट डेट फॉर सबमिशन इज 30 नवंबर 2024। यानी कि इसकी जो लास्ट डेट है वो आपकी 30 नवंबर रहेगी। जैसा कि मैंने शुरुआत में ही बता दिया था, नवंबर माह में ही आप ये कर सकते हैं। आगे यहाँ पे बताया हुआ है किस प्रकार आपको आवेदन करना है और इनका टोल फ्री नंबर दिया हुआ है। सिंपल हम यहाँ से कट कर देंगे। ये आपका ऑफिशियल वेबसाइट है HRX का। यहाँ पे एक चीज और मैं यहाँ पे दिखा देना चाहता हूँ। एक बार हम सक्षम की साइट ओपन कर लेते हैं ताकि कैंडिडेट्स को समझ आ जाए। इस साइट पे जो कैंडिडेट लॉगिन करते हैं, ये सक्षम की वेबसाइट है, जिन्होंने पहले से रजिस्ट्रेशन किया हुआ है। हम वापस से उसी साइट पर आते हैं। अब यहाँ पे आपके सामने अकाउंट साइनिंग इन का ऑप्शन आया हो, साइन इन का, और ये एम्प्लॉय जॉब सीकर एम्प्लॉयर, ये सब अलग अलग ऑप्शन आए हुए हैं। यहाँ पे स्कीम है, स्कीम अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, वन फैमिली वन जॉब, ये 3 स्कीम है। हालांकि वन फैमिली वन जॉब नया ऑप्शन है, इसके रिगार्डिंग अभी कोई ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन मेरे पास अवेलेबल नहीं है। जब भी आती है अगली वीडियो में जरूर लेके आऊंगा। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट साइनिंग इन के ऑप्शन पे जाते हैं, साइन इन में। तो यहाँ पे रजिस्टर न्यू का ऑप्शन आया हुआ है। ये उन कैंडिडेट्स के लिए है जिन्होंने आज तक इस साइट पे कभी भी आवेदन नहीं किया है, वो कैंडिडेट यहाँ से आवेदन कर पाएंगे। उसके पश्चात जिन्होंने आवेदन कर रखा है, यहाँ यूजर नेम और पासवर्ड डालेंगे। यूजर नेम पासवर्ड डालने के पश्चात आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, जिसमें लेफ्ट साइड में कैंडिडेट का फोटो रहेगा, उसका नाम, उसके नीचे उसका मेल आईडी और प्रोफाइल यहाँ पे 100% कंप्लीट आई हुई है। अब इसके बाद देखिए, कैंडिडेट के सामने ऑप्शन आए हुए हैं अपडेट प्रोफाइल का, व्यू प्रोफाइल का, आईडी कार्ड का, हिस्ट्री का और स्कीम्स का। यदि हम अपडेट प्रोफाइल की बात करें तो यहाँ से चेंज रिक्वेस्ट, ट्रैक स्टेटस और सेल्फ अपडेट चेंज या फिर ट्रांसफर की रिक्वेस्ट देख सकते हैं। व्यू प्रोफाइल करते ही यहाँ से प्रोफाइल आ जाएगी। तो प्रोफाइल से हमें कोई जरूरत नहीं है, हमें चाहिए आईडी कार्ड। जैसे आप आईडी कार्ड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए आपके सामने एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा यहाँ पे आया हुआ है। एक्सचेंज नेम यानी कि जो आपका एम्प्लॉयमेंट ऑफिस है उसका नेम और साथ में उसका एड्रेस, कि वो बिल्डिंग में किस नंबर रूम में है, वो सब यहाँ पे दिखाया हुआ है। ठीक है। उसके बाद नीचे हम चलेंगे, रजिस्ट्रेशन कार्ड आ गया, फैमिली आईडी आ गई कैंडिडेट की, वैलिड अप टू यानी कि यह कब तक वैलिड है वो यहाँ पे आ गया। उसके बाद कैंडिडेट का रजिस्ट्रेशन नंबर आ गया, नाम, फादर नेम, सब डिटेल यहाँ से आई हुई है। उसके पश्चात हेम डेट है, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, यानी कि कैंडिडेट का रजिस्ट्रेशन डेट है 2019 का, और यहाँ पे देखेंगे तो इसका जो वैलिड अप टू है ये 2025 है, यानी कि 19 के बाद 3 साल हो चुके थे, जो इसका 22 में रिन्यू हो गया था, 22 के बाद वापिस से 3 साल हो गए और इसका 25 में रिन्यू हो गया। ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि कैंडिडेट्स का है ना 3 साल में रिन्यू होता रहता है, लेकिन ये कैंडिडेट पहले से ही बेरोजगारी भत्ता ले रहा है, तो इसको हर साल इसको रिन्यू कराना होता है। जो नए कैंडिडेट हैं जिन्होंने आज तक बेरोजगारी भत्ता नहीं लिया है लेकिन 3 साल कंप्लीट हो गए हैं, वो नए के लिए आवेदन करते हैं, और जो कैंडिडेट हर साल लेते हैं वो रिन्यू के लिए आवेदन करते हैं। दोनों ही आवेदन आज की इस प्रक्रिया में मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे कैंडिडेट की सभी डिटेल यहाँ पे दी हुई है, नीचे आईडी कार्ड की आप डिटेल देख सकते हैं। किस बेस पे यहाँ पे ये भी देखो, NCO 1 में इसका ग्रेजुएट है और
एनसीयू मेन में इसका हायर सेकेंडरी है। ठीक है, सब डिटेलें हो गई। वापिस हम ऑप्शन की बात करते हैं तो यहाँ पे स्कीम में जब हम जाएंगे तो यहाँ पे 2 स्कीम आपके सामने आए हुए हैं, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस और सक्षम युवा। तो सक्षम युवा के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं करना है, हमें करना है अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस के लिए। तो हम इसके लिए सबसे पहले अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही 2 एनेक्सर आपके सामने दिए हुए हैं। डाउनलोड लिंक इनका आया हुआ है, एनेक्सर ए और उसके बाद एनेक्सर ए ही समझ लेते हैं। अटेस्टेशन फॉर्म है, इसमें सबसे पहले कैंडिडेट का नाम, फिर उसका फादर नेम और उसका एड्रेस यहाँ पे दिया हुआ है। और उसके बाद यहाँ पे संपत्ति की कीमत परिवार पहचान पत्र के अनुसार सभी सदस्यों के पास रिहायश या वाणिज्य संपत्ति की कीमत। तो आपके परिवार में जितने भी परिवार पहचान पत्र में सदस्य हैं, उनकी सभी की मिलाकर जो भी आपकी संपत्ति है रिहायशी, उसकी कीमत कितनी है वो यहाँ पे डालनी है। वार्षिक आय सभी साधनों से ये भी आपके परिवार की डलेगी। फिर उसके बाद यहाँ पे कृषि योग्य भूमि। ऐसा नहीं है कि आपके नाम कोई भी जमीन नहीं है तो यहाँ पे आप 0 करेंगे, ये आपके पूरे परिवार की पूछी जा रही है कि आपके पूरे परिवार में कितनी भूमि है। जितनी आपका एकड़ करनाल मरला है वो यहाँ पे डालेंगे। उसके पश्चात यहाँ पे पटवारी के साइन होंगे। फिर यहाँ पे आपका पटवारी या फिर आपका म्युनिसिपल ऑफिशियल कर सकता है। उसके राइट साइड में आपका तहसीलदार, नायब तहसीलदार और उसके नीचे आपका एसडीएम। तो ये साइन आपको करवाने पड़ेंगे। साइन सारे मैंडेटरी हैं, ऐसा नहीं है कि आप किसी साइन को छोड़ सकते हैं। सारे साइन आपको करवाने पड़ेंगे और उसके अलावा लंबड़दार सरपंच के भी साइन करवाने पड़ेंगे, क्योंकि जब उनके साइन कराओगे तभी ऊपर के अधिकारी इनके पे साइन करेंगे। ये बात होगी हमारे फॉर्म की। और दूसरा फॉर्म जो हमारा है, दूसरा पीडीएफ की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस स्कीम यूजर मैनुअल, यानी कि ये जो मैनुअल है पूरा दिया हुआ है। एलिजिबिलिटी की बात करें तो यहाँ पे इफ यू आर ऑलरेडी रजिस्टर्ड अंडर द यूईए स्कीम, ए मैसेज ऑफ योर यूईए एप्लीकेशन नंबर विल डिस्प्ले। और न्यू एप्लीकेंट को नीचे वाले स्टेप फॉलो करने हैं, अकाउंट लॉगिन करना है। ये जो प्रोसेस मैं आपको आगे की वीडियो में बताऊंगा वो सारे प्रोसेस यहाँ पे दिए हुए हैं। यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट के माध्यम से भी समझ सकते हैं। यहाँ से कैंडिडेट की प्रोफाइल पर जाने के बाद स्कीम्स पर क्लिक करेंगे। उसमें 2 ऑप्शन है, अनएम्प्लॉयमेंट और सक्षम। अनएम्प्लॉयमेंट पर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, जिसमें एनेक्सर आपके सामने दिए हुए हैं, एनेक्सर ए और यूईए एप्लीकेशन। उसके बाद यहाँ से ऑटोमेटिक आपकी फैमिली आईडी फैच कर लेगा। थोड़ा सा टाइम जरूर लगाता है। यहाँ पे फैमिली आईडी फैच करने के बाद आपको सिंपल सेंड ओटीपी करना है। जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे ओटीपी आया हुआ है वो ओटीपी यहाँ पे आपको दर्ज करना है। सिंपल आप ओटीपी यहाँ से डालेंगे और वेरीफाई ओटीपी करेंगे। यदि किसी की फैमिली आईडी अपडेट नहीं है, वो भी अपडेट प्रोफाइल के ऑप्शन में जाकर के फैमिली आईडी को अपडेट कर सकता है। वेरीफाई ओटीपी करने के पश्चात कैंडिडेट की डिटेल दिखा देगा। जितने भी परिवार में आपके सदस्य हैं उनका नाम, उनका रिलेशन और उनका ऑक्यूपेशन और उनका इनकम सब कुछ यहाँ पे दिखाएगा। इसमें सभी चीज़ें एडिटेबल हैं। रिलेशन आप चेंज करना चाहो वो भी चेंज हो जाएगा। रिलेशन यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है। ऑक्यूपेशन यानी कि वो क्या करते हैं ये चीज़ भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। और साथ में उनकी एनुअल इनकम कितनी दिखाई हुई है वो चीज़ भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। जो आपका वेरीफाइड है वो आपको चेंज करना है। यहाँ पे लगभग सभी कैंडिडेट्स की गलत आती है, तो मैं कैंडिडेट का जो भी उनका रिलेशन है वो ठीक कर देता हूँ। ऑक्यूपेशन जो भी है उनका इंडस्ट्रियल लेबर दे रखा है, अनएम्प्लॉय है, जो भी है डिटेल कैंडिडेट के अकॉर्डिंग हम यहाँ से डाल देंगे। एनुअल इनकम जो आपकी फैमिली आईडी में वेरीफाइड इनकम है वो इनकम आपको यहाँ पे डालनी है। जो नीचे टोटल एनुअल फैमिली इनकम दी हुई है, यहाँ पे जैसे 3 लाख आ रहा है, तो ये जो अभी फिलहाल जो एनुअल इनकम यहाँ पे डली हुई है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे टोटल आता है। जैसे आप इसको कम करते जाएंगे तो नीचे वाली जो टोटल एनुअली फैमिली इनकम है वो भी यहाँ से कम हो जाएगी। तो मेरे केस में इनका जो रिलेशन है वो रिलेशन मैंने ठीक कर दी है। एनुअल इनकम इनकी 0 कर दी है। वेरीफाइड जो इनकम है इनकी फैमिली आईडी में वो 1 लाख इनकम है, तो उसके अकॉर्डिंग मैं इनके फादर की 1 लाख इनकम डाल देता हूँ। बाकी जो डिटेल्स हैं उनको मैं सभी को यहाँ से 0 कर देता हूँ। जैसे हम ये सभी डिटेल्स 0 करेंगे, उसमें एक बात को आपको जरूर ध्यान रखना है, जो कैंडिडेट सेल्फ है ना, जो कैंडिडेट जिसका फॉर्म लगा रहा है उनका अनएम्प्लॉयमेंट करना जरूरी है। यहाँ पे टोटल इनकम 1 लाख हो गई है। अब उसके पश्चात प्रॉपर्टी की डिटेल पूछी हुई है, रेजिडेंटल। रेजिडेंटल में मतलब जहाँ पे आप रहते हो, रहने लायक भूमि है ना, उसकी प्रॉपर्टी आपको यहाँ पे देनी है। उसका एरिया कितना है, एरिया की यहाँ से यूनिट भी दी हुई है। जो यूनिट आप सिलेक्ट करेंगे, स्क्वायर फीट, यार्ड, मीटर और एकड़, जो भी आप यहाँ से सिलेक्ट करना चाहें वो यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद फिर लोकेशन, वैल्यू, ये सब डिटेल्स यहाँ से दी हुई है। यहाँ पे मैं एक बात आपको बोलना चाहूँगा, जो भी कैंडिडेट यहाँ पे प्रॉपर्टी का रेजिडेंटल डिटेल लगा रहे हैं, तो बहुत सारे कैंडिडेट्स का रेजिडेंटल डिटेल्स फैमिली आईडी में फैच हो रखा है। जैसे आपका बीपीएल राशन कार्ड बनना था, उस टाइम पे आपके पास एरर आया था कि आपका 100 गज से ज़्यादा का प्लाट है गांव में,
तो जो भी है मतलब लालडोरा के अंदर लगभग कैंडिडेट्स की फैमिली आईडी से जो प्रॉपर्टी आईडी है वो अटैच हो रखी है, और जो शहरी क्षेत्र है उनमें तो लगभग सभी में ही हो रखी है। तो यहाँ पे मैं आपको प्रेफर करूंगा कि जो आपकी फैमिली आईडी से जो डिटेल फैच हो रखी है आप उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे डालें, क्योंकि यदि आप डाटा गलत डालते हैं तो मे भी हो सकता है ये डिटेल्स आपकी फैमिली आईडी से वेरीफाई कर ली जाए, क्योंकि इससे पहले डिटेल फैच नहीं की जाती थी, उनके पास ऐसा कोई माध्यम नहीं था। लेकिन अभी जो भी आपकी रेजिडेंटल प्रॉपर्टी है वो आपकी फैमिली आईडी से अटैच हो रखी है। तो इस केस में कैंडिडेट के पास जो भी प्रॉपर्टी है वो यहाँ से मैं एंटर कर रहा हूँ, और उसके बाद हमें यहाँ से कैंडिडेट का लोकेशन यानी कि जहाँ उसकी प्रॉपर्टी है, गांव में या शहर में जो भी प्रॉपर्टी है वो रेजिडेंटल प्रॉपर्टी की लोकेशन यहाँ पे हम डालेंगे। उसके बाद उसका वैल्यू कितना है वो वैल्यू भी आपको यहाँ से डालना है। उसके बाद जो कॉमर्शियली है उसका नीचे ऑप्शन आया हुआ है, जो कॉमर्शियल इनकी प्रॉपर्टी है वो डालेंगे, उसका भी यूनिट सेम, लोकेशन और वैल्यू सेम। उसके बाद जो एग्रीकल्चर यानी कि जो भूमि आप करते हैं, जो खेती बाड़ी की जो भूमि है वो यहाँ पे डालनी है, सेम उसका भी लोकेशन डालना है और उसकी भी वैल्यू डालनी है। यही सब डिटेल्स यहाँ से आपको डाल लेनी है। ये सब डिटेल डालने के बाद यहाँ पे बैंक डिटेल मांगा हुआ है। बैंक डिटेल में पहले आपका पीएनबी का बैंक मांगा जाता था इस फॉर्म में, लेकिन अब की बार ऐसा कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दिया हुआ है। आधार लिंक्ड अकाउंट नंबर आपको यहाँ पे डालना है, जो भी आपके आधार से अटैच है वो अकाउंट नंबर डालेंगे। ब्रांच नेम जहाँ आपका खाता है वो ब्रांच नेम आपको यहाँ पे डालनी है। उसके पश्चात जो उस ब्रांच का आईएफएससी कोड है वो यहाँ पे डालना है। आधार लिंक्ड बैंक अकाउंट आप ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं, इस बात का विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि आजकल जो भी स्कीम्स है सभी की जो पेमेंट है वो डीबीटी के माध्यम से आती है, यानी कि आपके आधार नंबर पे पेमेंट डाली जाती है, उसके अकॉर्डिंग जो आपका बैंक खाता अटैच है उसी में पेमेंट आती है। हालांकि यहाँ पे आधार लिंक्ड अकाउंट नंबर डलवा रहे हैं, लेकिन फिर भी आप इस चीज़ में जरूर सावधानी रखें कि आपका जो आधार लिंक्ड अकाउंट है, जो बैंक डिटेल आधार की वेबसाइट पर दिखाई जाती है कि आपका कौन सा बैंक अकाउंट लिंक्ड है, केवल वही डिटेल आप यहाँ पे डालें। ये सब डिटेल डालने के बाद नीचे अदर डिटेल्स में हरियाणा डोमिसाइल सर्टिफिकेट पूछा हुआ है, तो जो आपका हरियाणा डोमिसाइल का सर्टिफिकेट नंबर है वो सर्टिफिकेट नंबर यहाँ से आप दर्ज करेंगे। उसके बाद डोमिसाइल सर्टिफिकेट इशू डेट यहाँ पे पूछा हुआ है, जस्ट उसके सामने डेट सेलेक्ट करने का ऑप्शन आपके सामने आया हुआ है। उसके पश्चात सर्टिफिकेट इशूड बाई यानी कि आपकी सर्टिफिकेट किसके द्वारा इशू की गई है वो सब डिटेल आपको यहाँ से डालनी है। उसके बाद यहाँ से आपका राशन कार्ड टाइप एपीएल या बीपीएल वो आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, फिर उसके सामने राशन कार्ड नंबर पूछा हुआ है, जो भी आपका एपीएल या बीपीएल जो भी राशन कार्ड है वो राशन कार्ड का नंबर यहाँ से आपको एंटर करना है। यदि किसी का राशन कार्ड बना हुआ नहीं है, मान लीजिए बीपीएल तो लगभग बन जाता है, लेकिन जो एपीएल की कैटेगरी में आते हैं जिनका राशन कार्ड नहीं बना हुआ है वो कैंडिडेट आप ऑनलाइन सल हरियाणा की वेबसाइट पर जाकर के राशन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा यदि किसी कैंडिडेट का नया नहीं बन रहा है तो पुराने राशन कार्ड की डिटेल्स भी यहाँ से डाल सकता है। यहाँ पे फाइल अपलोड हो गया है। उसके बाद यहाँ पे नीचे डिक्लेरेशन का ऑप्शन आया हुआ है, सिंपल डिक्लेरेशन के ऑप्शन पे टिक करके हम और ये एक बार ये सारी डिटेल्स चेक कर लेंगे, यहाँ से कोई मिस्टेक तो नहीं हुआ है। सारी डिटेल्स वेरीफाई करने के बाद नीचे सेव ड्राफ्ट के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही वापस से जो डिटेल आपने डाली थी उनका पूरा एक प्रीव्यू आ जाएगा, सब कुछ आपका एक्सचेंज का नाम, आपका एम्प्लॉयमेंट का नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, सब डिटेल यहाँ से आ जाएंगी। और नीचे सिग्नेचर ऑफ एप्लीकेंट और सिग्नेचर ऑफ हेड ऑफ फैमिली का ऑप्शन आया हुआ है, लेकिन ये केवल कॉलम है, यहाँ पे कोई साइन नहीं होंगे, सिंपल आपको डाउनलोड पीडीएफ करके प्रोसीड कर देना है। प्रोसीड करते ही आपका सेल्फ डिक्लेरेशन जो है वो भी यहाँ से आ जाएगा, यहाँ पे अपनी सारी डिटेल्स मिला सकते हैं। जो डिक्लेरेशन पहले मैनुअली लगता था वो यहाँ पे ऑटोमेटिक जनरेट हो जाएगा आपके एम्प्लॉयमेंट और आपकी क्वालिफिकेशन के अनुसार। सिंपल आपको टिक करके इसका भी डाउनलोड पीडीएफ कर लेना है और जो आपकी एप्लीकेशन है उसको डायरेक्ट आपको सबमिट करना है। जैसे आप इसको डाउनलोड करेंगे, डाउनलोड करते ही ये आपका अलग से पीडीएफ बन के बाहर आ जाएगा, ये पीडीएफ भी आपको सेव कर लेना है। और जैसे आप इसको सबमिट एप्लीकेंट करेंगे, एप्लीकेंट सबमिट करते ही एक नया पीडीएफ आपके सामने आ जाएगा जो आपको सबमिट कराना है, उसका भी आपको जो पीडीएफ है वो डाउनलोड कर लेना है। जिस भी स्टेप पे आप सबमिट कर रहे हो सभी का पीडीएफ डाउनलोड करने का ऑप्शन आपके सामने आ रहा है। इसमें जो भी डिटेल्स है वो डिटेल यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। आपका एप्लीकेशन नंबर आ गया और जो भी आपको वहाँ पे लिस्ट लेके जानी है डॉक्यूमेंट की वो आपके सामने आ चुकी है, जिसमें आपको केवल 12 तरह के डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं। फैमिली आईडी, आपका आईडी कार्ड, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, बैंक की पासबुक, सब कुछ।
उसके बाद वापस से आप अनएम्प्लॉयमेंट की साइट पर आते हैं और अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस के लिए जैसे यहाँ से क्लिक करते हैं तो आपके सामने इसका स्टेटस दिखा देगा। मेरे केस में स्टेटस सबमिटेड आया हुआ है, 11 तारीख को मैंने इसको सबमिट किया है। यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो में आपको बेरोजगारी भत्ता से संबंधित सभी डाउट क्लियर हो गए होंगे, ऑनलाइन प्रोसेस का भी डाउट क्लियर हो गया होगा। और उसके अलावा भी यदि आपका कोई डाउट बचता है तो हमारा नीचे मोबाइल नंबर दिया हुआ है, उस पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। जो भी आपकी क्यूरी है वो नीचे कॉमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।